नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के लिए 125 प्रश्नों को हल करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास या व्याकरण या काव्य शास्त्र उसके सिलेबस में लगा हुआ है, तो यह उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं इसको ज़रूर देखिए और देखिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही हों। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक परत जही चितवत एक बार। अब तक आप इस पंक्तियों को बताते थे कि ये किसकी हैं। आज बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार है। व्याजनिंदा, उल्लेख, यथासंख्य या श्लेष। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। सही उत्तर है इसका यथासंख्य अलंकार। इसमें यथासंख्य अलंकार है। जिस क्रम में वस्तुओं का उल्लेख हो उसी क्रम में उनके गुणों का भी उल्लेख हो तो वहाँ पर यथासंख्य अलंकार होता है। यहाँ पर देखिए, ये जो अमीय शब्द है इसका अर्थ होता है अमृत, और अमृत क्या करता है, जीवन देने का काम करता है। वहीं हलाहल जो है वह मृत्यु देने का काम करता है। मद भरे यानी नशा जो है उसमें मनुष्य की शरीर झुक जाती है। तो इस तरह से जिस क्रम में वस्तुओं का उल्लेख हुआ है उसी क्रम में उसके गुणों का भी उल्लेख हुआ है, इसलिए यहाँ पर यथासंख्य अलंकार है। अगला प्रश्न है कि काव्यामृत रसेनांतरम चमत्कारो वितन्यते। काव्य प्रयोजन की परिभाषा किसकी है। कुंतक की, आनंदवर्धन की, वामन की या हेमचंद की। काव्यामृत रसेनांतर चमत्कारो वितन्यते, यह काव्य प्रयोजन की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। सही उत्तर है इसका कुंतक की। यह परिभाषा कुंतक की है और इसका अर्थ है कि अमृत रूपी काव्य रस की अपेक्षा अंतस चमत्कार के लिए होता है। अमृत रूपी काव्य रस की अपेक्षा अंतस चमत्कार के लिए होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से अरबी शब्द कौन सा है। अरबी शब्दों का जो ऑप्शन है वो कौन सा है। आबरू, आराम, आवारा, आदत, कसूर, आदमी, कालीन, काबू, कैंची या अनानास, चाबी, तंबाकू। अरबी शब्दों का जोड़ा कौन सा है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आदत, कसूर, आदमी, यह अरबी शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें। अंधेरा। ऑप्शन बी वाले अंधेरे को आप चंद्र बिंदु वाला अंधेरा मानिएगा, और ऑप्शन सी अंधेरा या इनमें से कोई नहीं। इसमें से बताइए कि शुद्ध शब्द कौन सा है। सही उत्तर है ऑप्शन बी वाला अंधेरा। अंधेरा लिखने पर चंद्र बिंदु आएगा तो वह शुद्ध माना जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। वास्तव में तुम चतुर हो, तुम हो चतुर हो, तुम वास्तव में चतुर हो तुम चतुर वास्तव में। आपको बताना है कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, और इसका सही उत्तर है तुम वास्तव में चतुर हो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुपट्टा में कौन सा समास है। द्विगु है, द्वंद्व है, कर्मधारय है या बहुव्रीहि है। दुपट्टा में कौन सा समास है। दुपट्टा शब्द में सही उत्तर है द्विगु समास। इसका समास विग्रह हो जाएगा दो पाठों का समाहार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। सन 1800 में, 1801 में, 1802 में या 1803 में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। सही उत्तर है सन 1800 ईस्वी में। 10 जुलाई सन 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लतायक ए हिंदी नकलियात 1810 किसकी रचना है। सदल मिश्र, लल्लू लाल, सदासुख लाल या इंसा अल्लाह खां। किसकी रचना है लतायक ए हिंदी नकलियात। सही उत्तर है इसका लल्लू लाल। यह लल्लू लाल की रचना है और इसमें 100 लघु कथाओं का संग्रह किया गया है जिसकी भाषा ब्रज एवं खड़ी बोली है। अगला प्रश्न है, लल्लू लाल की एकमात्र मौलिक रचना कौन सी है। जनरल प्रिंसिपल ऑफ इन्फ्लेक्शन कॉन्जुगेशन इन द ब्रज भाषा, प्रेम सागर, लाल चंद्रिका या इनमें से कोई नहीं।
लल्लू लाल की एकमात्र मौलिक रचना कौन सी है, आपको बताना है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जनरल प्रिंसिपल ऑफ इन्फ्लेक्शन कॉन्जुगेशन इन द ब्रजभाषा। यह इनकी मौलिक रचना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। नासिका केतोपाख्यान पर ब्रजी और भोजपुरी का प्रभाव है, किंतु सीधे संस्कृत होने के कारण हिंदी की प्रकृति के अनुरूप है। यह कथन किस आलोचक का है? बच्चन सिंह, शुक्ल जी, श्याम सुंदर दास या हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको बताना है यह कथन किस विद्वान का है। सही उत्तर है इसका बच्चन सिंह। यह डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11। हिंदी की प्रथम दलित कविता कौन सी है? अछूत की शिकायत, अछूतों का पैगंबर, चमार हूं मैं या एकलव्य। हिंदी की प्रथम दलित कविता कौन सी है? सही उत्तर है इसका अछूत की शिकायत। यह हिंदी की प्रथम दलित कविता है और इसके लेखक जो हैं, रचनाकार जो हैं वह हीरा डोम हैं। 1914 ईस्वी में यह सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। इसका भी ध्यान दीजिएगा, कभी इसका समय पूछा जा सकता है। तो 1914 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। यहीं पर बात कर लेते हैं अछूतों का पैगंबर इस रचना की। तो यह 1946 में प्रकाशित हुई थी। 1946 में प्रकाशित हुई थी और यह प्रथम दलित कविता संग्रह है। इसका भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास कौन सा है? बंधन मुक्ति, धरती धन न अपना, मिट्टी की सौगंध या शमशान का रहस्य। हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास कौन सा है? सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंधन मुक्ति। यह हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास है। रामजी लाल सहाय का है। 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। एक और बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर इस ऑप्शन में यहाँ पर छप्पर रहता तो वह हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास कहा जाता, और अगर दोनों ऑप्शन में हो बंधन मुक्ति और छप्पर दोनों, तो छप्पर को हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीकरे की मंगनी किसकी रचना है? नासिरा शर्मा, मैत्रेयी पुष्पा, मंजुल भगत या चित्रा मुदगल। ठीकरे की मंगनी किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका नासिरा शर्मा। यह नासिरा शर्मा की रचना है। 1989 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। स्त्री विमर्श संबंधी उपन्यास है यह। अगला प्रश्न मध्य प्रदेश के गूढ़ आदिवासियों से संबंधित उपन्यास इसमें से कौन सा है? कचनार, रथ के पहिए, वनलक्ष्मी या कब तक पुकारूं। मध्य प्रदेश के गूढ़ आदिवासियों से संबंधित उपन्यास कौन सा है? सही उत्तर है रथ के पहिए। देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा लिखा गया है। 1952 में प्रकाशित हुआ था और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक और बात, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हों, क्लास को पहली बार देख रहे हों, क्लास अच्छी लग रही हो, तैयारी के लिए आपकी अच्छी लग रही हो, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है नागरी पिछाड़ी सभा काशी का स्थापना वर्ष क्या है? 1892, 1893, 1894 या 1895। नागरी पिछाड़ी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है इसका 1893 ईस्वी में हुई थी। क्वींस कॉलेज वाराणसी के कक्षा 9वीं के 3 विद्यार्थियों द्वारा हुई थी। वो थे श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। ठीक है, राम, श्याम और शिव, ये तीनों लोगों ने काशी नागरी पिछाड़ी सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। शुक्ल जी आधुनिक काल का आरंभ कब से मानते हैं? 1868 ईस्वी कवि वचन सुधा से, 1857 ईस्वी की क्रांति से, 1850 ईस्वी भारतेंदु के जन्म से, या इनमें से कोई नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक काल का आरंभ कब से मानते हैं? सही उत्तर है इसका 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा के प्रकाशन से। अगला प्रश्न आधुनिक काल को समीक्षा काल किसने कहा है? पृथ्वीनाथ शर्मा ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने, निराला ने या रामविलास शर्मा ने। आधुनिक काल को समीक्षा काल किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभी प्रश्न मैंने खुद से बनाए हैं और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही उत्तर है डॉक्टर नामवर सिंह। इन्होंने आधुनिक काल को समीक्षा काल और उन्मेष काल भी कहा है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। कभी उन्मेष काल पूछा जा सकता है कि आधुनिक काल को उन्मेष काल किसने कहा, तो
डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कौन सा विकल्प सही नहीं है? भारतेंदु 1850 से 1885, प्रेमघन 1855 से 1922, राधाचरण गोस्वामी 1859 से 1955 या बाल मुकुंद गुप्त 1866 से 1908। कौन सा विकल्प सही नहीं है आपको बताना है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बाल मुकुंद गुप्त 1866 से 1908। यह सही नहीं है। इनका जन्म 1865 ईस्वी में हुआ था और निधन इनका 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हरिश्चंद्र की उपाधि कब दी गई थी? इस प्रश्न को थोड़ा इस तरह से कर लीजिएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब दी गई थी? 1880 में, 1885 में, 1875 में या 1881 में? भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब दी गई थी? सही उत्तर है 1880 ईस्वी में दी गई थी। अगला प्रश्न है 21। करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी उस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? बरवे, उल्लाला, छप्पै या हरिगीतिका? इस पंक्ति में कौन सा छंद है आपको बताना है। सही उत्तर है उल्लाला। इसमें उल्लाला छंद है। उल्लाला छंद में विषम चरणों में 15-15 तथा सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं, तो वह उल्लाला छंद होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, बना लो जहां ही वहीं स्वर्ग होगा, स्वयं भूत थोड़ा कहीं स्वर्ग होगा। इसमें कौन सा छंद है? उपेंद्र वज्रा, ताटंग छंद, भुजंग प्रयातम या बसंत तिलका? बना लो जहां ही वहीं स्वर्ग होगा, स्वयं भूत थोड़ा कहीं स्वर्ग होगा। सही उत्तर है इसका भुजंग प्रयातम। इसमें भुजंग प्रयातम छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 4 बार यगड़, ठीक है, यगड़ यानी या माता यानी 1 2 2 के क्रम से 12 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो वह होता है भुजंग प्रयातम छंद। अगला प्रश्न, ईश्वर की अध्यक्षता में किसका काव्य संग्रह है? उदय प्रकाश का, लीलाधर जगूड़ी का, राजेश जोशी का या मंगलेश डबराल का? ईश्वर की अध्यक्षता में किसका काव्य संग्रह है? सही उत्तर है लीलाधर जगूड़ी का। यह 1999 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। न प्रजा है ना कोई तंत्र है, यह आदमी के खिलाफ आदमी का खुला षड्यंत्र है। यह पंक्तियां किसकी हैं? धूमिल की, नागार्जुन की, चंद्रकांत देवताले की या आलोक धनवा की? किसकी पंक्तियां हैं यह? सही उत्तर है धूमिल की। यह सुदामा पांडे धूमिल की पंक्तियां हैं। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र भाग 2 में यह कविता संकलित है। 1979 में प्रकाशित हुई थी और इसमें 21 कविताएं थी। इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, केदारनाथ सिंह को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? जमीन पक रही है, अकाल में सारस, बाघ, उत्तर कबीर? केदारनाथ सिंह को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? सही उत्तर है अकाल में सारस। अकाल में सारस जो रचना है इनकी, इस पर इन्हें सन 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और इस रचना का प्रकाशन वर्ष 1988 है। इसको भी याद रखिएगा। मैं याद करने के लिए पूरा रटती हूँ तभी याद होता है। रट डालिए, जिंदगी का सवाल है। सारे रचनाओं के रचना काल, समय इत्यादि को आप लोग पूरी तरीके से रट डालिए। 2013 में केदारनाथ सिंह को संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भू धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर क्या रूप होगा? भूतुम, भूतम, भवतुम या भवितुम? मैंने कोशिश की है कि आपके सिलेबस के सभी क्षेत्रों से प्रश्नों को ले सकूं। यह संस्कृत के व्याकरण से प्रश्न है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भवितुम। भू धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर भवितुम शब्द रूप होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27, गम धातु के लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप क्या होगा? अगच्छा, अगच्छत, अगच्छम या अगच्छाम?
सही उत्तर हो जाएगा इसका अगच्छम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्वत शब्द द्वितीय बहुवचन रूप में क्या होगा? विद्वान, विद्वांसम, विदुषः या विदुषा। विद्वत शब्द जो है द्वितीय बहुवचन में क्या रूप इसका होगा? सही उत्तर है विदुषः। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 है, विसर्ग संधि का उदाहरण इसमें से कौन सा है? मुनि रीति, तच्चित्रम, परीक्षणम या गौयत्र। विसर्ग संधि का उदाहरण इसमें से कौन सा है? सही उत्तर है इसका मुनि रीति। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? स्वेद, प्रलय, व्याधि या अश्रु। इसमें से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है आपको बताना है। सही उत्तर है व्याधि। व्याधि जो है सात्विक अनुभाव नहीं है, यह एक संचारी भाव है। अगला प्रश्न, छंद की पहचान कीजिए। इसके प्रत्येक चरण में तगड़, भगड़, जगड़, जगड़ तथा 2 गुरु वर्णों के योग से 14 वर्ण होते हैं। मुझे छोटा करना पड़ा, ये दिखाई नहीं दे रहा था, मैं बोल भी देती हूँ। इसके प्रत्येक चरण में तगड़, भगड़, जगड़, जगड़ तथा 2 गुरु वर्णों के योग से 14 वर्ण होते हैं। तो कौन सा छंद होता है? बसंत तिलका, इंद्रवज्रा, मालिनी छंद या मंदाक्रांता। कौन सा छंद होता है? सही उत्तर है बसंत तिलका। ठीक है, तगड़, भगड़, जगड़, जगड़ और 2 गुरु से बसंत तिलका होता है। तगड़ का अर्थ होता है ताराज, जिसमें मात्रा आएगी 2, 2, 1। उसके बाद आता है भगड़। भगड़ का अर्थ होता है भानस, तो मात्रा आएगी 2, 1, 1। जगड़ का अर्थ हो जाएगा जभान, इसमें मात्रा आएगी 1, 2, 1 और फिर जगड़ जगड़ यानी 1, 2, 1 और 2 गुरु, इस तरह से इसमें मात्राएं आएंगी और 14 वर्ण होंगे, तो वह बसंत तिलका होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में बीट कविता का सूत्रपात किसने किया? नवल किशोर शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, राजकमल चौधरी या जगदीश गुप्त ने हिंदी में बीट कविता का सूत्रपात यानी प्रवर्तन किसने किया है? सही उत्तर है राजकमल चौधरी जी ने। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33 है, अरण्या किसका काव्य संग्रह है? बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है अरण्या, और आपको बताना है यह किसका काव्य संग्रह है। कुंवर नारायण, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अरण्या किसका काव्य संग्रह है? सही उत्तर है नरेश मेहता का। यह नरेश मेहता का काव्य संग्रह है। इसका प्रकाशन 1985 ईस्वी में हुआ था। 1988 ईस्वी में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, इसीलिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, मुक्तिबोध एक अवधूत कवि किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? नरेश मेहता का, अज्ञेय का, कुंवर नारायण का या इनमें से कोई नहीं। मुक्तिबोध एक अवधूत कवि किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? सही उत्तर है इसका नरेश मेहता। नरेश मेहता का है सन 1887 ईस्वी में। ठीक है, 1987 ईस्वी में, माफ करिएगा, 1987 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो पंक्ति किसकी है? अज्ञेय की, कुंवर नारायण की, प्रभाकर माचवे की या मदन वात्स्यायन की। जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, किसकी पंक्ति है? सही उत्तर है अज्ञेय की, या पंक्तियां अज्ञेय की हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36 है, केदारनाथ अग्रवाल को किस रचना के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था? युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं और हे मेरी तुम। केदारनाथ अग्रवाल को किस रचना के लिए सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है? सही उत्तर है फूल नहीं रंग बोलते हैं। इसके लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है। 1965 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय की बेटियां रचना की विधा क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कहीं पर। उपन्यास है, संस्मरण है, रेखा चित्र है या यात्रा वृत्तांत है? हिमालय की बेटियां, इस रचना की विधा क्या है? सही उत्तर है इसका यात्रा वृत्तांत। यह यात्रा वृत्तांत है नागार्जुन का। ठीक है, घुमक्कड़ त्रयी में भी जाने जाते हैं नागार्जुन। अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन सी रचना शिवमंगल सिंह सुमन की है? मकड़ी मर गई, मिट्टी की बारात, छाया लोक और प्रवासी के गीत। कौन सी रचना जो है वह शिवमंगल सिंह सुमन की है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी की बारात। यह शिवमंगल सिंह सुमन की है। 1974 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसी ने कमेंट में पूछा भी था। इसका प्रकाशन वर्ष 1972 है। मिट्टी की बारात जो है 1972 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न, प्रसाद पंत व मैथिली शरण गुप्त किसकी आलोचनात्मक कृति है? सुभद्रा कुमारी चौहान की, सोहनलाल द्विवेदी की, दिनकर की या माखनलाल चतुर्वेदी की? प्रसाद पंत व मैथिली शरण गुप्त किसकी आलोचनात्मक कृति है? सही उत्तर है दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर की यह आलोचनात्मक कृति है। 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। रामविलास शर्मा निराला की प्रथम कविता किसे मानते हैं? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरोज स्मृति, जूही की कली, भारत माता की वंदना या अनामिका? रामविलास शर्मा निराला की प्रथम कविता किसे मानते हैं? सही उत्तर है इसका भारत माता की वंदना। इसको मानते हैं। यह 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और रामविलास शर्मा इसी को निराला की प्रथम कविता मानते हैं, जबकि स्वयं निराला ने जूही की कली को अपनी प्रथम कविता माना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? आ, ई और बड़ी ई और अ। इनमें से कौन सा पश्च स्वर है आपको बताना है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आ। अगला प्रश्न, निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है? आज्ञा, राय, सर्व, स्वामी। कौन सा शब्द इसमें से तत्सम शब्द नहीं है? हिंदी व्याकरण से यह प्रश्न है। सही उत्तर है राय। राय जो है वह तत्सम नहीं तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? लोक भाषा, जन भाषा, देश भाषा, अशुद्ध भाषा। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? सही उत्तर है देश भाषा। इन्होंने देश भाषा कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से दान प्रत्यय किसमें है? श्रमदान, वरदान, रक्तदान और फूलदान। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से दान प्रत्यय किसमें है, किस शब्द में है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, फूलदान। इसमें दान प्रत्यय है। जहाँ दान का अर्थ देना आए वहाँ पर दान प्रत्यय नहीं होगा, यानी इन तीनों में दान प्रत्यय नहीं होगा। और जहाँ पर दान का अर्थ स्थान या पात्र हो तो वहाँ पर दान प्रत्यय होगा। ठीक है, तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों को नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आगरा का बोली क्षेत्र कौन सा है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या छत्तीसगढ़ी? आगरा का बोली क्षेत्र कौन सा है? सही उत्तर है इसका ब्रज। ब्रज बोली जाती है आगरा में। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपमान, अपराध, अपयश, अपमति। किस में जो है उपसर्ग नहीं है? सही उत्तर है इसका अपराध। अपराध में नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द यौगिक है, रूढ़ नहीं? जलद, नाक, कान, पर। कौन सा शब्द यौगिक है, रूढ़ नहीं है? सही उत्तर है इसका जलद। जलद शब्द यौगिक है, रूढ़ शब्द नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 48 है। कौन सी भाषा सामी भाषाओं में शामिल नहीं है? इब्रानी, अरबी, हबसी, फारसी। सामी भाषाओं में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? सही उत्तर है इसका फारसी। फारसी शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता किसके इतिहास का अध्याय है? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या गणपति चंद्रगुप्त? मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता। सही उत्तर है इसका जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का। अगला प्रश्न, संत मत के अलावा शब्द यानी शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ है? सिद्ध में, जैन में, नाथ में या सखी संप्रदाय में? संत मत के अलावा जो शब्द है उसका प्रचलन और किस पंथ में हुआ है? सही उत्तर है इसका नाथ पंथ में।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हठयोग का प्रभाव निम्न में से किस कवि पर पड़ा है? स्वयंभू, गोरखनाथ, हेमचंद्र या विद्यापति? हठयोग का प्रभाव निम्न में से किस कवि पर पड़ा है? सही उत्तर हो जाएगा इसका गोरखनाथ पर। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 52 है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? शिवसागर रामगुलाम, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, पुरुषोत्तम दास टंडन? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है शिवसागर रामगुलाम। अगला प्रश्न देखते हैं। चिंतामणि भाग 3 में निबंधों की संख्या कितनी है? 20, 21, 22, 23? चिंतामणि भाग 3 में निबंधों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है 21 निबंध है इसमें, और इसका संपादन किया था नामवर सिंह ने 1983 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न, मृच्छकटिकम रूपक के भेदों में से क्या है? रूपक के 10 धनंजय के अनुसार रूपक के 10 भेद होते हैं, और आपको बताना है कि मृच्छकटिकम उनमें से क्या है? नाटक है, व्यायोग है, भाण है या प्रकरण है? मृच्छकटिकम क्या है? सही उत्तर है प्रकरण। यह प्रकरण है। शूद्रक की रचना है, 10 अंक इसमें है। अगला प्रश्न, भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक इसमें से कौन सा है? मालती माधव, महावीर चरित, स्वप्न वासव दत्ता या इनमें से कोई नहीं? भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक इसमें से कौन सा है? सही उत्तर है भवभूति द्वारा रचित महावीर चरित। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 56। भारतेंदु जी के अधूरे नाटक सती प्रताप को किसने पूरा किया? किशोरी लाल गोस्वामी ने, राधा कृष्ण दास ने, अंबिका दत्त व्यास ने या बालकृष्ण भट्ट ने? भारतेंदु जी के अधूरे नाटक सती प्रताप को किसने पूरा किया था? यह एक गीति नाट्य था, और इसको पूरा किया था राधा कृष्ण दास जी ने। अगला प्रश्न, प्रश्न है भारत दुर्दशा 1880 किसका नाटक है? भारतेंदु जी का, प्रताप नारायण मिश्र का, राधा कृष्ण दास का या बालकृष्ण भट्ट का? भारत दुर्दशा 1888 किसका नाटक है? सही उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र का। यह प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है। इसी नाम से भारतेंदु जी का भी नाटक है, उसका समय अलग है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? गोरक्ष विजय, नहुस, इसको नहुस कर लीजिएगा, आनंद रघुनंदन या रणधीर प्रेम मोहिनी? गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, आपको बताना है। सही उत्तर है गोरक्ष विजय। गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार गोरक्ष विजय हिंदी का प्रथम नाटक है। विद्यापति का यह नाटक है। ठीक है। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक कौन सा है? करुणालय, कामना, जानकी मंगल या भारत दुर्दशा? हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक कौन सा है? सही उत्तर है कामना। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामना हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक है। 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 60 है। बघेली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी या ब्राह्मण? बघेली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सही उत्तर है अर्धमागधी अपभ्रंश से। अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी यह तीनों अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। प्रश्न संख्या 61 है। सौंप कर मृतदेह सेनापति निकट, प्रण किया सबसे उन्होंने यह विकट, भस्म जब मैं कर चुकूंगा रिपुनगर, तब पड़ेगी अग्नि इस प्रिय देह पर? इन पंक्तियों में कौन सा रस है, आपको बताना है। वीर है, रौद्र है, भयानक है या क्रोध है? कौन सा रस है इसमें? सही उत्तर है इसका रौद्र रस। इन पंक्तियों में रौद्र रस है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दंडी के काव्यादर्श में कितने अलंकारों का उल्लेख है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 35 है, 40 है, 36 है या 37 है? दंडी के काव्यादर्श में कितने अलंकारों का उल्लेख है?
सही उत्तर है इसका 35 अलंकारों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है कि जन्म समय के आधार पर सही क्रम कौन सा है? दिनकर, बच्चन, अज्ञेय, मैथिली, शरण गुप्त, इन चारों लोगों को आपको जन्म समय के आधार पर क्रम से लगाना है। सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैथिली, शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, बच्चन और अज्ञेय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बुंदेलखंड का चंदवरदाई किसे कहते हैं? वृंदावन लाल वर्मा को, गोपाल राम गहमरी को, बालकृष्ण भट्ट को या इनमें से कोई नहीं। बुंदेलखंड का चंदवरदाई किसे कहा जाता है? और इसका सही उत्तर है वृंदावन लाल वर्मा को। इनको बुंदेलखंड का चंदवरदाई भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन को उनकी आत्मकथा चारों भागों पर निम्न में से कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ था? व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, सलाका सम्मान या सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार? कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ था हरिवंश राय बच्चन को उनकी आत्मकथा के लिए चारों भागों के लिए, क्योंकि इनकी आत्मकथा 4 भागों में है। सही उत्तर है इसका सरस्वती सम्मान। इनको सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ था 1991 ईस्वी में मिला था, यह भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त रचना नहीं है? रस सिद्धांत, मगध, क्याप या पहला गिरमिटिया? इसमें से किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है? सही उत्तर है पहला गिरमिटिया। इसको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है, इसको व्यास सम्मान मिला है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, इस रचना को व्यास सम्मान मिला है। क्याप जो है वह मनोहर श्याम जोशी की रचना है। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम भारत भारती सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? महादेवी वर्मा को, ज्ञानेंद्र कुमार को, अज्ञेय को या राम कुमार वर्मा को? हिंदी का प्रथम भारत भारती सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा। इनको हिंदी का प्रथम भारत भारती सम्मान प्राप्त हुआ था। 1981 ईस्वी से यह प्रदान किए जाते हैं और 1981 में यह महादेवी वर्मा को दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी पत्रिका मासिक नहीं थी? कर्मयोगी, सरस्वती, मर्यादा या श्री शारदा? आपको बताना है इसमें से कौन सी पत्रिका मासिक नहीं थी। सही उत्तर है कर्मयोगी, यह मासिक पत्रिका नहीं थी। अगला प्रश्न, कौन सी पत्रिका द्विवेदी युगीन है? हिंदी प्रदीप, इंदु, काशी पत्रिका या छत्तीसगढ़ मित्र? इसको मित्र कर लीजिएगा, यह मित्र है। कौन सी पत्रिका इसमें से द्विवेदी युगीन है? सही उत्तर है इसका छत्तीसगढ़ मित्र, यह द्विवेदी युगीन पत्रिका है। बाकी ये तीनों भारतेंदु युगीन पत्रिकाएं हैं। बात करें छत्तीसगढ़ मित्र की तो यह रायपुर से निकलती थी, मासिक थी और माधवराव सप्रे के द्वारा इसको संपादित किया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? मैं आईना हूँ, पहला पड़ाव, मेरे साथ जन्म और आत्मदाह? आपको बताना है इसमें से कौन सी रचना आत्मकथा है। सही उत्तर है मेरे साथ जन्म, यह जो है आत्मकथा है हंसराज रहबर की। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? रेखाएं बोल उठी, अमित रेखाएं, रेखा और चित्र, स्मृति की रेखाएं? कौन सी रचना इसमें से महादेवी वर्मा की है? सही उत्तर है स्मृति की रेखाएं, ऑप्शन नंबर डी। 1947 में यह प्रकाशित हुई थी, महादेवी वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न, प्रभाकर माचवे की रचना गोरी नजरों में हम किस विधा की रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आप लोगों के लिए, इसको नोट कर लीजिएगा। और इस चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट तो आप बेझिझक कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। प्रभाकर माचवे की रचना गोरी नजरों में हम किस विधा की रचना है? संस्मरण है, रिपोर्टाज है, यात्रा वृत्तांत है या रेखा चित्र है? और इसका सही उत्तर है यात्रा वृत्तांत। यह यात्रा वृत्तांत है, 1964 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं।
निराला की रचना कुल्ली भाट की विधा क्या है? उपन्यास, निबंध, यात्रा वृत्तांत और जीवनी। आपको बताना है कि यह निराला की रचना जो है कुल्ली भाट, इसकी विधा क्या है? और सही उत्तर है इसका जीवनी। यह कुल्ली भाट एक व्यक्ति थे जो निराला के बहुत ही प्रिय मित्र थे। उनकी जीवनी है। 1939 ईस्वी में इन्होंने इसको प्रकाशित करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बकलम खुद किसका निबंध है? रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, राजनाथ पांडे या विष्णु प्रभाकर। बकलम खुद किसका निबंध संग्रह है? सही उत्तर है डॉक्टर नामवर सिंह। यह इनका निबंध संग्रह है। 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह भी नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रेलगाड़ी में कौन सा समास है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लगते तो आसान है लेकिन परीक्षा में गलत हो जाते हैं। रेलगाड़ी में कौन सा समास है आपको बताना है। तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या बहुव्रीहि। और इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। रेल पर चलने वाली गाड़ी हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है रतिकांत में कौन सा समास है? बहुव्रीहि है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है या द्वंद्व है। रतिकांत में कौन सा समास है? सही उत्तर है इसका बहुव्रीहि समास। इसमें बहुव्रीहि समास है। रति का कांत है जो हुआ अर्थात कामदेव, इसका यह विग्रह हो जाएगा और इसका सही उत्तर है बहुव्रीहि समास। प्रश्न संख्या 77 है। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? सिर, खाल, गाल और ओष्ठ। स्त्रीलिंग शब्द इसमें से कौन सा है आपको बताना है। और इसमें से जो खाल शब्द है यह स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी ये सभी शब्द जो हैं पुल्लिंग है। सिर, गाल और ओष्ठ। अगला प्रश्न देखते हैं। वह आम खा चुका था। इस वाक्य का आपको काल बताना है। पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संभाव्य भूतकाल। वह आम खा चुका था, इसका आपको काल बताना है और इसका सही उत्तर है पूर्ण भूतकाल। ठीक है, यह वाक्य पूर्ण भूतकाल में है। अगला प्रश्न। किस विद्वान ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को पुरानी कोसली कहा है? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और राहुल सांकृत्यायन। किस विद्वान ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो रचना है इसकी भाषा को प्राचीन कोसली कहा है? सही उत्तर है इसका सुनीति कुमार चटर्जी जी ने। अगला प्रश्न। प्रश्न है अंग्रेज, फ्रांसीसी, रिपोतार्ज, कूपन, कारतूस। यह शब्द किस भाषा के हैं? अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली और जर्मन। ये जो शब्द हैं आपको बताना है यह किस भाषा के हैं। सही उत्तर है फ्रेंच भाषा के। अगला प्रश्न। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? प्रत्यय का, पद का, धातु का या उपसर्ग का। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? सही उत्तर है इसका पद का। शब्द रचना में पद का योगदान नहीं होता है। पद का योगदान वाक्य रचना में होता है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? बचपन, लड़के, मातृत्व, एकता। किसमें रूप साधक प्रत्यय है? सही उत्तर है इसका लड़के। इसमें रूप साधक प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ प्रश्न इसमें प्रीवियस ईयर के भी हैं, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। हिंदी भाषा का संबंध किससे है? सौरसेनी अपभ्रंश, अपभ्रंश, पश्चिमी प्राकृत और प्राकृत। हिंदी भाषा का संबंध इनमें से किससे है? और सही उत्तर हो जाएगा इसका सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? य, प, क्ष, ज्ञ। इसमें से कौन सा अर्ध स्वर है? सही उत्तर है इसका य और व जो है अर्ध स्वर कहलाते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है?
गारसादातासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन या रामचंद्र शुक्ल। किसका कथन है यह आपको बताना है। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है। सही उत्तर हो जाएगा इसका जॉर्ज ग्रियर्सन। यह ग्रियर्सन का कथन है। प्रश्न संख्या 86 है, दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या अवधी। सही उत्तर है इसका अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा का लोकप्रिय छंद था दोहा, जिसे दूहा भी कहते थे। अगला प्रश्न है, एक कथन है, आपको बताना है कि यह कथन किस विद्वान का है। संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। यह कथन किस विद्वान का है। रामविलास शर्मा, सुनीति कुमार चटर्जी, जॉर्ज ग्रियर्सन या नामवर सिंह। सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है रामविलास शर्मा। यह रामविलास शर्मा का कथन है। प्रश्न संख्या 88 देखते हैं, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है। गारसादातासी ने, पंडित रामनारायण दुगर ने या रामचंद्र शुक्ल ने या पंडित हरप्रसाद शास्त्री जी ने। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है। सही उत्तर है इसका रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, पुराने चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रखने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। या इस तरह के प्रश्नों से आपको यह भी सीखने को मिल सकता है कि किस तरह से और प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन सा कथन किस प्रकरण में शुक्ल जी ने कहा है। तो शुक्ल जी की जो किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसको आप लोग जरूर पढ़िए और यह ध्यान दीजिए कि कौन से प्रकरण में उन्होंने क्या कहा है। इसका सही उत्तर है प्रकरण 4। इन्होंने प्रकरण 4 में यह कथन कहा है। और फुटकल रचनाएं, जो प्रकरण 4 में फुटकल रचनाएं दी गई हैं, उनके संबंध में इन्होंने यह कहा है। अगला प्रश्न है, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में निम्नलिखित में से मुख्यतया किस छंद का प्रयोग किया है। अरिल, पद्दड़िया, कवित्त या सवैया। पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई ने मुख्यतया किस छंद का प्रयोग किया है। सही उत्तर है इसका कवित्त। मुख्य रूप से कवित्त छंद का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है कि भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन हैं। मधुसूदन, जीव गोस्वामी, वल्लभाचार्य और रूप गोस्वामी। थोड़ा सा यह विवादास्पद प्रश्न हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मधुसूदन सरस्वती और रूप गोस्वामी दोनों को कहा जाता है कि इन्होंने भक्ति को रस के रूप में प्रतिष्ठित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया। सिद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में, नाथ साहित्य में या लौकिक साहित्य में। सही उत्तर है इसका सिद्ध साहित्य में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है। पद्मावत, मधुमालती, कवितावली या नूर जवाहर। कौन सी रचना अवधि में नहीं है, आपको बताना है। सही उत्तर है इसका कवितावली। कवितावली जो है अवधि में नहीं है, यह ब्रज भाषा में है, तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास की रचनाओं में जिनमें भी अंत में वली शब्द लगा हुआ है, कवितावली, उनकी भाषा ब्रज है। अगला प्रश्न, नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है। रास पंचाध्यायी, रसमंजरी, श्याम सगाई और भंवर गीत। नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है। सही उत्तर है इसका रसमंजरी। रसमंजरी 1551 ईस्वी की 91 ईस्वी की रचना है और यह नायिका भेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हित 84 के रचयिता कौन है। नंददास, हित हरिवंश, चित स्वामी या स्वामी हरिदास। हित 84 के रचयिता कौन है। सही उत्तर है इसका हित हरिवंश। हित 84 के रचयिता हित हरिवंश हैं और इसमें 84 पद हैं, इसीलिए इसका नाम हित 84 भी है। इसमें कुल 84 पद हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है कि हित 84 में कितने पद हैं। अगला प्रश्न,
यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न ही जायसी का ब्रजभाषा पर। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल या राम कुमार वर्मा। यह कथन किसका है? सही उत्तर की बात करें तो यह रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं। समय ज्यादा न गंवाते हुए सूरदास के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? ब्रजवासी दास, रामचरण दास, मंचित या प्रेम सखी? और इसका सही उत्तर है रामचरण दास ने। अगला प्रश्न, सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक काव्य का नायक है? मधुमालती, चित्रावली, इंद्रावती या हंस जवाहिर? सुजान जो है इसमें से किस रचना का नायक है? सही उत्तर है इसका चित्रावली। चित्रावली का नायक है। अगला प्रश्न है कि जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, विजय देवनारायण शाही का, रामपूजन तिवारी का या श्याम मनोहर पांडे का? सही उत्तर है इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह शुक्ल जी का कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 100। कबीर के निर्गुण पथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह कथन किसका है? शुक्ल जी का, राहुल सांकृत्यायन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या गोविंद त्रिगुणायत का? आपको बताना है कि यह कथन किसका है। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न देखते हैं 101। निम्न में से राजा प्रताप सिंह के आश्रित कवि कौन हैं? चिंतामणि, मतीराम, सोमनाथ या देव? राजा प्रताप सिंह के आश्रित कवि इनमें से कौन हैं? सही उत्तर है इसका सोमनाथ। सोमनाथ थे राजा प्रताप सिंह के आश्रित कवि। अगला प्रश्न है कि शकुंतला नाटक किसके द्वारा रचित रीतिकालीन नाटक है? सोमनाथ, जसवंत सिंह, नेवाज या देव? सही उत्तर है नेवाज। यह नेवाज की रचना है। अगला प्रश्न, प्रताप शाही की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी, नवरस तरंग या श्रृंगार मंजरी? प्रताप शाही की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? सही उत्तर है इसका नवरस तरंग। यह प्रताप शाही की रचना नहीं है। बाकी यह तीनों रचनाएं जो हैं यह प्रताप शाही की हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 104 है। प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। यह कथन किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लाला भगवान दीन, रामचंद्र शुक्ल या महावीर प्रसाद द्विवेदी? किसका कथन है यह कि प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था? शुक्ल जी का यह कथन है और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है यह, इसको नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, राहुल सांकृत्यायन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या गोविंद त्रिगुणायत का? मुझे लग रहा है यह प्रश्न दोबारा टाइप हुआ है। सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम कब प्रकाशित हुई थी? जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम मानी जाती है और आपको बताना है यह कब प्रकाशित हुई थी। सही उत्तर है 1911 में इंदु पत्रिका में यह प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इलाचंद जोशी की कहानी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है बताना है। धूप रेखा, खंडहर की आत्माएं, मोर्चाबंदी और रोमांटिक छाया? इलाचंद जोशी की इसमें से कहानी कौन सी नहीं है? सही उत्तर है इसका मोर्चाबंदी। यह इलाचंद जोशी की कहानी नहीं है, यह भगवती चरण वर्मा की कहानी है। अगला प्रश्न है, विभाजन की त्रासदी की क्रूरतम परिणति को चित्रित करती हुई कहानी कौन सी है? मलबे का मालिक, तीसरी कसम, काठ का सपना या अलग अलग अस्वीकार? विभाजन की त्रासदी की क्रूरतम परिणति यानी क्रूरतम परिणाम को चित्रित करती हुई कहानी इसमें से कौन सी है?
सही उत्तर है मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 109, प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर का पात्र इनमें से कौन सा नहीं है? कुछ कहानियां ऐसी हैं जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियां हैं, तो उनके पात्रों को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, उनको याद रखिएगा। जुम्मन शेख, रामधन मिश्र, बूढ़ी खाला, विप्र महराज। पंच परमेश्वर का पात्र इनमें से कौन सा नहीं है? सही उत्तर है इसका विप्र महराज। यह जो है प्रेमचंद की कहानी सवा सेर गेहूं का पात्र है, पंच परमेश्वर का नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नाटक 5 से 10 अंक, डिम 4 अंक, प्रकरण 10 अंक, इहा मृग 5 अंक। आपको बताना है कि रूपक के इस भेदों में अंकों की संख्या में कौन सा सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है इहा मृग। इसमें 5 अंक नहीं, इसमें भी 4 ही अंक होते हैं। अगला प्रश्न है, जननी तू जननी भई विधि सन कुछ न बसाए में कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास या इनमें से कोई नहीं? इसमें कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है इसका लाटानुप्रास। अगला प्रश्न, प्रश्न है, तरड़ी के ही संग तरल तरंग में तरड़ी डूबी थी हमारी ताल में। इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष, यमक, रूपक या उत्प्रेक्षा? कौन सा अलंकार है? यह पंक्तियां काफी टंग ट्विस्टर भी हैं, आप इसको जल्दी से नहीं बोल पाएंगे। सही उत्तर है इसका यमक। यह यमक अलंकार का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? किसमें कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है? सही उत्तर है पूर्वी हिंदी में। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए? 346 में, 351 में, 343 में या 348 में? किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए? सही उत्तर है 351 में, अनुच्छेद 351 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 115, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चना, अरहर, बाजरा, उड़द। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सही उत्तर है अरहर। अरहर शब्द स्त्रीलिंग है, चना पुल्लिंग है, बाजरा पुल्लिंग है और उड़द भी पुल्लिंग है। प्रश्न संख्या 116 है, वेश्या के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है? गणिका, वारांगना, कुल्टा या रंडी? कौन सा इसमें से वेश्या का पर्याय नहीं है? सही उत्तर है कुल्टा। कुल्टा जो है वेश्या का पर्याय नहीं है। इसके अन्य पर्याय हैं स्वैरिणी, पुंसचली, व्यभिचारिणी इत्यादि। बात करें वेश्या के पर्याय की, तो इसके पर्याय जो होते हैं वह होते हैं मंगल मुखी, रामजनी, सदा सुतगिन और पतुरिया, पतुरिया भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, धूसर किसका पर्याय है? अश्व का, मेघ का, गर्दभ का या अजा का? धूसर किसका पर्याय है? सही उत्तर है इसका गर्दभ का। गर्दभ को गधा भी कहते हैं। और इसके अन्य पर्याय की बात करें तो इसको रासभ भी कहते हैं, बेशर भी कहते हैं। एक इसका पर्यायवाची है बेशर। इन सभी पर्यायवाचियों को आप लोग लिख लीजिएगा। चक्रीवान भी कहते हैं। एक जो पर्यायवाची इसका होता है वो होता है चक्रीवान। ठीक है। अगला प्रश्न, वैशाख नंदन भी कहते हैं इसको। प्रश्न है, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? भंडारा, दातव्य, सदावर्त और धर्मार्थ। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर है इसका सदावर्त। दीन दुखियों के भोजन की व्यवस्था को हम कहते हैं सदावर्त। वहीं एक साथ बहुत ज्यादा लोगों को भोजन कराने को कहते हैं भंडारा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं,
पत्रिका और संपादक की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। धर्मयुग धर्मवीर भारती, हंस राजेंद्र यादव, तद्भव अखिलेश और नया प्रतीक अमृतलाल नागर। कौन इसमें से सही सुमेलित नहीं है? युग्म कौन सा इसमें से गलत है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नया प्रतीक अमृतलाल नागर। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह गलत है। नया प्रतीक जो है वह अमृतलाल नागर इसके संपादक नहीं थे, इसके संपादक अज्ञेय जी थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है और वह कौन सा है? कर्मवीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे। आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे और पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती थी। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय नहीं थे, अज्ञेय जी ही थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 121। प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती के संपादक का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को, पंडित गौरी दत्त को, जगदम्बा प्रसाद मिश्र को या पंडित देवी दत्त शुक्ल को? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पंडित देवी दत्त शुक्ल को महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद सरस्वती पत्रिका के संपादक यानी उत्तराधिकार इन्हीं को सौंपा गया था। अगला प्रश्न है, विधि क्या है? वृत्ति है, संधि है, अभिनय है या रूपक है? विधि क्या है? सही उत्तर हो जाएगा इसका रूपक। विधि जो है रूपक का एक भेद होता है। रूपक के 10 भेद होते हैं। प्रतिमा नाटकम के रचयिता कौन है? शूद्रक, भास, कालिदास या विश्वनाथ? प्रतिमा नाटकम के रचयिता कौन है? सही उत्तर है भास। अगला प्रश्न, हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह। वयम भारत राष्ट्रस्य नागरिकाः अस्म, वयम भारत राष्ट्रे नागरिकः अस्ति, वायम महतः भारतस्य नागरिकाः स्म या वयम महतः राष्ट्रस्य नागरिकाः स्म? कौन सा उत्तर सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं, इसके लिए संस्कृत अनुवाद। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वयम महतः राष्ट्रस्य नागरिकाः स्मः। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है, ज्ञानेभिः सार्धम कदापि न दुह्यते का अनुवाद क्या होगा? ज्ञानी के साथ वैर अच्छा नहीं होता है, ज्ञानियों के साथ वैर नहीं करना चाहिए, ज्ञानी के साथ कभी भी वैर नहीं करना चाहिए या ज्ञानी जनों के साथ वैर अनुचित है? अनुवाद इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? सही उत्तर है इसका, ज्ञानी के साथ कभी भी वैर नहीं करना चाहिए। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह 125 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी। प्रश्नों का स्तर कैसा था? क्या ज़्यादा कठिन था या ज़्यादा आसान था? आप इस बात को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपनी पढ़ाई मेहनत से कीजिए। धन्यवाद।